हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि जो यूनिट थर्ड है उससे क्वेश्चन करा दीजिए। यूनिट थर्ड से आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। साथ ही साथ इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें स्टर्न ऑप्शन में नहीं था, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू जो है यानी कि बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय है, देखिए वो दिया स्टर्न ने ही है। जो क्वेश्चन है वो एक पर्टिकुलर बुक से उठाया गया है और बुक में वही आंसर है, बिने दिया है बुक में आंसर। ठीक है। और एक चीज याद रखिए, अगर पेपर में ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहां फंस जाते हैं अगर उसमें स्टर्न नहीं होता, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने जबरदस्ती वहां पे इंक्लूड किया। साथ ही साथ एक और चीज आपको बता देती हूँ, अगर कोई क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्टरी होती है किसी किताब में, अगर ऐसा दिया है तो आप क्लेम डाल सकते हैं। ठीक है। हम जितनी भी चीजें इसमें अभी मैं करा रही हूँ सोच समझ के पूरा इधर से उधर से डिटेल करके ही आपको चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है। एक आध चीज कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, अदरवाइज बहुत सारी चीजें क्या है अभी तो जो आ रही है खासतौर पर इस बीच में जो है बहुत ज्यादा डिटेलिंग में देख के बताया जा रहा है। ठीक है। तो ये बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है और क्या नया ऐड करूं। पहला प्रश्न है, ई अधिगम का उपयोग किया जाता है ऑनलाइन शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा, दूरवर्ती अधिगम व शिक्षण उपरोक्त सभी। यानी कि देखिए ई लर्निंग जो है आईसीटी के अंतर्गत हम ई लर्निंग बहुत ज़्यादा आजकल क्या है प्रचार प्रसार में है। तो ऑनलाइन मतलब आपकी जो एजुकेशन है वो आप कह सकते हैं आपकी डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस या करस्पॉन्डिंग लर्निंग जो आपकी होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ई अधिगम के अंतर्गत। तो देखिए इतना तो आप लोग सब समझते हैं भाई, ऑनलाइन शिक्षा तो आती आती है। ठीक है। साथ ही साथ और क्या आता है, दूरवर्ती अधिगम व शिक्षण भी आता है और दूरवर्ती शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा भी आता है। तो बिल्कुल भाई उपरोक्त सभी क्या है, एकदम चकाचक और राइट आंसर है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न हमारे पास है, ई अधिगम का साधन है यानी कि ई लर्निंग का साधन क्या है इसमें से, नेटवर्क, इंटरनेट प्रणाली व मोबाइल, संचार माध्यम या ये सभी। यानी कि नेटवर्क है, इंटरनेट प्रोसेस और मोबाइल कह सकते हैं आप, या कम्युनिकेशन जो सिस्टम है आपका वो है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। ठीक है। तो आप लोग सभी समझते हैं ई लर्निंग जो है बिल्कुल एक तरीके का नेटवर्क है भाई, बहुत सारे लोग इसके द्वारा जुड़े हुए हैं। ये क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क। देखिए कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें ऑपरेट होती हैं, इंटरनेट के अंदर जो भी चीजें ऑपरेट होती हैं, मल्टी नेटवर्क इसके अंदर क्या होते हैं, मिले जुले रहते हैं। ठीक है। और संचार माध्यम भाई बिल्कुल कम्युनिकेशन का माध्यम है। आप देखिए, आप कहीं भी बैठे हो, आप यूट्यूब में चीजें देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल रहे हैं कि ये करिए ये करिए। दूसरी बात, आप कहीं भी बैठे हैं, आप फेसबुक ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी कहीं कोई चाहे यूएसए में है, कोई चाहे आप कहीं इंग्लैंड में हो, आप क्या कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज, इसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हैं, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और ऑडियो वीडियो दोनों के माध्यम से भी आप लोग क्या करते हैं, एक तरीके से संचार होता है। इंटरनेट प्रणाली और मोबाइल, ये तो भाई सबसे बड़ा सोर्स है क्या, नेटवर्क्स जो है उनसे कनेक्ट होने का, जानने का। ठीक है। तो ये सभी क्या है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पॉज करते जाइए, आंसर देते जाइए और अपने आप को एनालिसिस करिए आप कितना सही कर पा रहे हैं, उससे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। इतना याद रखिएगा, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं लेकिन अगर आप खाली रटते जा रहे हैं, कॉपी में उतारते जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, आपको खुद को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि मेरे कितने मार्क्स बन पा रहे हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ई अधिगम की प्रक्रिया में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो ई लर्निंग की प्रोसेस है इसमें क्या क्या यूज होता है, शिक्षा तकनीकी, शिक्षण शास्त्र, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ई लर्निंग की जो प्रोसेस है इसमें क्या क्या यूज होता है, एडुकेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं शिक्षा शास्त्र आपका यूज होता है। ठीक है। या आप कह सकते हैं एडुकेशन को, या फिर ये दोनों को। तो देखिए दोनों ही क्या होते हैं इसके अंतर्गत, बिल्कुल यूज होते हैं। आपके शिक्षण तकनीकी तथा शिक्षण शास्त्र दोनों ही आपका क्या है, ई अधिगम में, ऑनलाइन लर्निंग में आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑनलाइन लर्निंग भी मैं इसको एक तरीके का नाम दे सकती हूँ, ई लर्निंग को ऑनलाइन लर्निंग कह सकते हैं, नेटवर्क्स के थ्रू लर्निंग आप कह सकते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें एकदम समझ में आ रही हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका आंसर था दोनों को। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ई अधिगम के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है अध्ययन कौशल को, लिखन के कौशल को, बोलने के कौशल को, या इन सभी को। यानी कि जो आपकी ई लर्निंग है उसके इवैल्यूएशन में किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है। खाली आप कहते हैं कि लर्निंग स्किल को, या फिर आपकी राइटिंग स्किल को, या फिर आपकी स्पीकिंग स्किल को। तो देखिए सभी को, आप खुद सोचिए हम क्या कर रहे हैं अभी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे चीज़ें जब आप लोग पढ़ते हैं तो लाइव क्लासेस भी आप लोग कई बार ले रहे होते हैं। लाइव क्लासेस में क्या होता है, आप लर्निंग भी कर रहे हैं, हो सकता है टीचर वहाँ पे लिख के भी आपको बता रहे हो और बोल भी रहे होते हैं। ठीक है। तो बोलने के कौशल को भी, लिखने के कौशल को भी, साथ ही साथ अध्ययन के कौशल को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है।
ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, इन सभी को, ठीक है, सभी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ई अधिगम की विशेषता है, मतलब इंपॉर्टेंस या कह सकते हैं आप या आप कह सकते हैं एक तरीके से ई लर्निंग के फीचर्स वगैरह ये सब क्या है। लचीलापन होता है इसमें, मितव्ययी, मुक्त परिस्थित, ये सभी। देखिए फ्लेक्सिबल होती है ये, ठीक है, मितव्ययी यानी कि कम खर्चा आता है इसमें, ठीक है। मुक्त परिस्थिति यानी कि देखिए आप ओपनली आप यूज भी कर सकते हैं इसे, या ये सभी, तो आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल भी है। और इतना ज्यादा खर्च, देखिए आप लोग ने एक बार नेट भरा, उसके बाद आप लोग जी चाहिए जितने बार भी है देख, अब वो अलग बात है, आपका एक लिमिट होता है कि इतना जीबी आपको मिल रहा है, उतना ही आपको खर्च करना है, पर आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन असेस कर सकते हैं चीजों को, है ना। साथ ही साथ ओपनली आप क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये सभी क्या है इसके राइट आंसर, ये सभी ई लर्निंग की क्या है विशेषताएं हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है ई अधिगम के माध्यम है। कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो ई अधिगम की यानी कि ई लर्निंग के क्या है माध्यम है, मीन्स है, ठीक है। टंकन माध्यम, सार माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, या ये सभी। तो देखिएगा टंकन माध्यम इसके अंतर्गत आता है, साथ ही साथ ये सारी से बेहतर इससे संचार माध्यम हो गए, ठीक है। और दृश्य सभी तो आप लोग समझते ही हैं, है ना, ऑडियो और वीडियो। तो ये सभी क्या है इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं आते हैं, ये अधिगम के ये सभी क्या है माध्यम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग वगैरह ये सब चीजें भी इसके अंतर्गत आती ही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ई अधिगम में शिक्षण शास्त्र का उपयोग करते हैं। आखिरकार जब आपकी ई लर्निंग होती है, किस तरीके का शिक्षण शास्त्र आपका होता है। पाठ्य वस्तु के स्वरूप, यानी कि जो आपको पाठ्य वस्तु आपकी कुछ भी हो सकती है, आपका जो कंटेंट है, आपका जो सिलेबस है, उसका स्वरूप किस तरीके का है, उसके अनुसार। पाठ्य वस्तु की गहनता यानी कि डीपली उसके बारे में अंदर तक, मतलब डिटेल में एकदम पता करना, प्रोफाउंडनेस होनी चाहिए उसमें। शिक्षण आयाम, शिक्षण की जो आयाम है वो आनी चाहिए उसके अंतर्गत। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी कोई भी इंसान है, अगर वो पढ़ रहा है या इस तरीके की कोई भी चीज़ें है, लर्निंग की प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है, तो ये सभी चीज़ें उसके अंतर्गत आएंगी, है ना। शिक्षण शास्त्र में ये सभी चीज़ें यूज होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है ई अधिगम का उपयोग किया जाता है, यानी कि ई लर्निंग कौन कौन लोग यूज कर सकते हैं। स्थानीय समुदाय द्वारा, भूमंडलीय समुदाय द्वारा, जीवन पर्यंत अधिगम में उपरोक्त सभी। तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं, अभी तो ये टेक्नोलॉजी चलिए एडवांस हो गई है, जो बहुत पुराने जमाने की चीजें भी हैं अभी भी आपको मिल जाएंगी, वो वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे। और देखिए बहुत पुरानी पीढ़ियों के द्वारा वो चीजें थी, वो अभी हम देख रहे हैं, हमारी चीजें आने वाली पीढ़ी देखेगी। तो इनके कहने का मतलब क्या है, जीवन पर्यंत तो भाई बिल्कुल सही बात है, हाँ चलते रहेगा ये तो, ठीक है। अब स्थानीय समुदाय द्वारा, तो बिल्कुल सही बात है भाई, लोगों पे रोक टोक थोड़ी ना है कोई, चाहे वो स्थानीय हो, लोकल एरिया के हो, थोड़ा बड़े इलाके के ले लीजिए, कहीं के भी ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही। भूमंडलीय समुदाय द्वारा, भाई ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर ए लैटिन भाषा के, अंग्रेजी से, फ्रेंच से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये हुई है आपकी लैटिन भाषा के शब्द से। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, कंप्यूटर करके जो वर्ड है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये एकदम समझ में आ रहा हो। COMPUTARE शब्द जो है उससे इसे लिया गया है, ठीक है। COMPUTARE इस शब्द से लिया गया है। साथ ही साथ देखिए आप कह सकते हैं ये क्या है, लॉजिकल चीज़ों पे भी बात करता है, तो यानी कि सोचना या चीज़ों को शॉर्ट में करना, संक्षेप करना, या फिर आप कह सकते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए कंप्यूटर क्या होता है आपका यूज़ होता है, ये इसका मीनिंग भी होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्योंकि देखिए ICT आपके सिलेबस में है, तो कंप्यूटर भी के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चीन में आविष्कृत हुए सबसे प्राचीन गणनात्मक युक्ति है नेपियर बोन, अबेकस, कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, प्राइमरी के जो स्कूल्स होते हैं उनमें क्या होता है ना, अबेकस टाइप का, मतलब क्या होता है, गिनती गिनने के लिए, मतलब बच्चों के काउंटिंग करेंगे और समझ पाएंगे करके। क्या होता है कि लाइन लाइन सी बनी होती है, और उनमें बॉल्स टाइप के छोटे छोटे कुछ डाले जाते हैं, उससे बच्चा काउंट कर लेता है, उसको ईजीनेस आती है उसमें, ठीक है। तो चूंकि जो ई लर्निंग है या आपका जो ई कंटेंट है भाई, वो कंप्यूटर से के थ्रू ही तो बहुत शुरुआत में माध्यम में आया,
तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका बेसिक चीज़ थी अबेकस, जो कि चीन से शुरुआत हुई थी, ठीक है। बाद में बनते 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 आप लोगों ने देखा है कितनी पीढ़ी आई कंप्यूटर की, और क्या हुआ कंप्यूटर की अब जो आप लोग यूज़ करते हैं, अब तो इतने ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर आप लोग यूज़ करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 4th जनरेशन यूज़ कर रहे हैं हम या 5th जनरेशन, ठीक है, या 5th जनरेशन मतलब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिएगा अबेकस के जो छोटे और बड़े भाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेवन तथा अर्थ, अर्थ तथा स्पेस, हेवन तथा डेविल, या इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जनरली क्या होता है ना, अबेकस के जो हिस्से होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो उसका ऊपरी हिस्सा होता है, एक निचला, ठीक है। मतलब आप इंग्लिश में कह सकते हैं अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। और इसको जिस लाइन से बांटा जाता है ना, एक तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे होता है, ठीक है, क्षैतिज रूप से, तो उसे कहते हैं बीम। उसे क्या कहते हैं? बीम कहते हैं, ठीक है। और देखिए बीम से निचला जो हिस्सा होगा यानी कि लोअर बीट जो होगा उसे आप अर्थ बीट कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले को क्या कहते हैं हम? अर्थ, ठीक है। यानी कि छोटा भाग, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है छोटे तथा बड़े भाग को क्या क्या कहते हैं। तो इसी के साथ साथ एक और चीज आप याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अबेकस को जो दो हिस्सों में बांटा जाता है उसका ऊपरी और निचली यानी कि अपर और लोअर बीट क्या होता है। तो याद रखिएगा अपर बीट जो होता है, अपर बीट को तो हम कहते हैं हेवन और लोअर बीट को हम कहते हैं अर्थ, ठीक है। अपर बीट को हेवन कहते हैं और लोअर बीट को अर्थ कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें एकदम समझ में आ रही हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि स्लाइड रूल जो है इसके आविष्कारक कौन है? हरमैन होलरिथ, चार्ल्स बावेज यानी कि चार्ल्स बेवेज है इनका वैसे एक्चुअल नेम, विलियम ऑट्रेड, या ब्लेज पास्कल, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या है? स्लाइड रूल के आविष्कारक हैं आपके विलियम ऑट्रेड। चार्ल्स बेवेज तो आप लोगों को आई होप पता ही होगा सभी को। कंप्यूटर के जनक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? हरमैन होलरिथ, चार्ल्स बेवेज, विलियम ऑट्रेड, या बिल गेट्स। तो देखिए चार्ल्स बेवेज को जाना जाता है, ठीक है। चार्ल्स बेवेज आपके कंप्यूटर के जनक के रूप में क्या है? जाने जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के मानक डिजाइन का नामकरण किस वैज्ञानिक के नाम पर किया गया? देखिए कंप्यूटर भी तो बहुत तरीके के हैं, सुपर कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ना, अलग अलग तरीके के आपको क्या मिल जाएंगे? कंप्यूटर मिल जाएंगे। तो किसने किया है? हरमैन होलरिथ ने, चार्ल्स बावेज, मतलब नामकरण किस वैज्ञानिक के नाम पर किया गया है? विलियम ऑट्रेड, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, चार्ल्स बेवेज इसमें आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए चार्ल्स बेवेज जो है ना वो मैकेनिकल कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। इन्होंने कहीं से कहीं तक भी, जबकि अगर आप बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो पहला था उसके आविष्कारक कौन है, तो विलियम क्यूटर्स और जॉन प्रेसबी एटनसॉफ्ट है इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए इनमें से तो कोई नहीं है, ठीक है, ना चार्ल्स बेवेज है, ना हरमैन होलरिथ है, ना विलियम ऑट्रेड, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा कौन सा था? देखिए कंप्यूटर की बहुत सारी पीढ़ियाँ आई हैं, आई होप आप लोगों को सभी को पता होगा, ठीक है। कौन सा है इसमें से? ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब, या फिर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले शुरुआत में क्या की जाती थी ना, वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती थी। देखिए इन्होंने क्या किया ना, वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किया, अरे इतना ज़्यादा बड़ा इन्होंने पूरा सेटअप बना दिया। फिर देखिए चीज़ें क्या है आपके पास, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, कैसे ले जाएंगे आप इतना बड़ा? अगर आपके पास सोर्स है, आपको क्या करना पड़ेगा? उसका साइज़ भी तो रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि आप उसको ईजिली असेस भी कर सकें, इधर से उधर भी ले जा सकें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये तो भाई क्या हुआ, एक तरीके से इसका ड्रॉबैक रहा। फिर आगे बढ़े, अगली पीढ़ी आई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा कौन सा था? ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब, या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो दूसरी जो आपकी आई थी उसमें क्या यूज हुआ भाई? ट्रांजिस्टर यूज हुआ, ठीक है। क्या यूज हुआ? ट्रांजिस्टर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा कौन सा था? ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब, या माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखिएगा तीसरी में हमने क्या, देखिए पहली में आपने यूज कर लिया वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तो तीसरी में आपने यूज किया क्या? आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है, जनरली सिलिकॉन की होती थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा कौन सा था?
ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। जो मतलब जितना एडवांसमेंट आता गया, लास्ट में फाइनल जो था वो क्या यूज़ किया गया? माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया, क्योंकि छोटी सी चीज़ है, आप कहीं पे भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपका इवन जो फ़ोन है ये भी तो एक तरीके का कंप्यूटर ही है, हर उस तरीके के काम आप इससे कर रहे हैं ना। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक हल्का सा चीज़ आपको बता दूं। जनरेशन अभी तक जो फिलहाल है, 4 जनरेशन के बारे में बात करते हैं मोटा मोटा। 4 आपकी जनरेशन: फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो आपकी है लगभग ना कहीं अलग अलग डेटा है। कोई बताता है 1940 में है, कोई 1950 में बताता है। ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी। ठीक है, अब दूसरी जनरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो लगभग 1950 से 1960 बताएगा आपको। ये जो थी आपकी, ये आपकी ट्रांजिस्टर बेस्ड थी। ठीक है, तीसरी वाली जनरेशन के मैं बारे में बात करूं, तीसरी जनरेशन आपकी थी 1960 से 1970 के आसपास। ठीक है, ये आपकी थी इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड। और चौथी जनरेशन के बारे में अगर बात करूं, चौथी जनरेशन हमारी लगभग 1970 से अभी तक चलती आ रही है। ठीक है, तो ये जो जनरेशन थी ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं रहा होगा इनमें, तो एटलीस्ट क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब पहला प्रश्न है कि ई अधिगम को कौन सी शिक्षा के मतलब किस तरीके की शिक्षा कहते हैं? भाई ई लर्निंग है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है ऑनलाइन लर्निंग है। ठीक है, आप जो नेटवर्क्स है उसमें असेस कर रहे हैं, उसके थ्रू आप काम कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑनलाइन। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा हमें करने चाहिए, सो दैट हमें क्लैरिटी बने। पहला क्वेश्चन। दूसरा, ई अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षा तकनीकी तथा डैश के आयामों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ई अधिगम की प्रक्रिया में देखिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी तो यूज़ की जाती है, साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र। देखिए किस तरीके से पढ़ाना है, क्या आप चीज़ें यूज़ करेंगे, शिक्षण शास्त्र जो इसको अब प्रॉपर आप कहेंगे, क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर असेस होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षण शास्त्र। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें एकदम समझ में आ रही हो। ठीक है, राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा सुंदर है, तारीफ आप कर सकते हैं कमेंट में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। संप्रेषण तकनीकी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? ठीक है, तो ये जो आपकी संप्रेषण तकनीकी थी, इसको कितने वर्गों में विभाजित जनरली किया गया है? तो देखिए यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे असेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक तरीके से आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, दो। अब बढ़ते हैं अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं था, सॉरी, ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, शाब्दिक तथा अशाब्दिक। अब है ई अधिगम का उपयोग टेस्ट विश्वविद्यालयों तथा दूरवर्ती शिक्षा में किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका ई अधिगम है इसका उपयोग कैसे विश्वविद्यालय या करस्पॉन्डेंस एजुकेशन के लिए आप यूज करते हो? देखिए ये क्या है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो याद रखिएगा नॉर्मल विश्वविद्यालय तो है ही है, वो तो अलग है। मेनली कहाँ यूज़ किया जा रहा है? ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी होती हैं। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालयों में और करस्पॉन्डेंट एजुकेशन, यानी कि आप लोग देख ही रहे हैं एडुसेट वगैरह कितना सफल भी हुआ है, यूज़ किया जाता है ना। मूक एक प्रोग्राम आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपन कह सकते हैं या मुक्त कह सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। ई अधिगम के मूल्यांकन में डैश मूल कौशलों तथा क्रियाओं के आकलन को महत्व दिया जाता है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ई अधिगम के मूल्यांकन में डैश मूल कौशलों तथा क्रियाओं के आकलन को महत्व दिया जाता है। तो जहां से हमने क्वेश्चन लिया था वहां ये 5 बता रहा है, और अगर आप गूगल वगैरह में देखेंगे तो वहां कोई क्लैरिटी है नहीं, कहीं पे 2 भी बता रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो डाउटफुल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ई अधिगम की प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक डैश तथा मितव्ययी है। तो देखिए अधिक क्या है? फ्लेक्सिबल है और कम खर्चीली है। तो इसे आप क्या कह सकते हैं? फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा फ्लेक्सिबल को हिंदी में लचीली बोलते हैं क्या? ठीक है, अगर बोलते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल तथा लचीली, लचीती हो गया था ये। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये सेशन आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अब एक वीडियो और आएगी जिसमें सारे फुल फॉर्म्स हो गए जो कि हमारे आईसीटी से रिलेटेड आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें जितने भी हो सकते हो लगभग सभी वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। ओके, बाय।